हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। रिसर्च मेथड्स के क्वेश्चन करें सोशियोलॉजी के। क्वेश्चन है, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्स ऑन एन आइलैंड टू रिसर्च द पीपल एंड कल्चर थ्रू इमर्स्ड ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप पर जाता है, वहाँ के लोगों की संस्कृति को देखता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है, उनका अवलोकन करता है सहभागिता के द्वारा, पार्टिसिपेंट के द्वारा, तो वो किस तरह का अध्ययन होता है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो उनके साथ रहता है, उनके साथ पार्टिसिपेशन करता है। तो वो किस तरह का है? एथनोग्राफी रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फर्स्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफी रिसर्च होता है जब कोई जो रिसर्चर है, जब उसने किसी आइलैंड का, किसी समुदाय का अध्ययन करना होता है, तो उसका अध्ययन करने के लिए उनके साथ रहना पड़ता है, उनके बीच में जाना पड़ता है। तो वो क्या बोलते हैं उसको? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वहाँ उनके साथ रह के डेप्थ में उनकी जो उनका कल्चर देखना चाहता है, उनके बिलीफ रिचुअल्स को समझना चाहता है, वो डेप्थ में समझ सकता है। उनके पर्सपेक्टिव से वो किस नज़रिए से उसको देखते हैं, उनके मीनिंग को समझता है। और इस रिसर्च को बोला जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च और इंटरप्रेटेटिव अप्रोच कहा जाता है। ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की ने इस रिसर्च का यूज़ किया है, एथनोग्राफी रिसर्च का यूज़ किया है। आर्गोनेंट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 जो उन्होंने लिखी, इसमें उन्होंने जो ट्रोबियान आइलैंडर है वहाँ पे ये 2 साल रहे और फिर इन्होंने ये वर्क किया आर्गोनेंट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में। उनके साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किए। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूजेबल हाइपोथेसिस। उपयोग योग्य परिकल्पना की विशेषता कौन सी नहीं है? नॉट। इट मस्ट बी कंसेप्चुअल क्लियर, इट मे नॉट बी एम्पेरिकल टेस्टेबल, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल थिंग्स। तो ये भी होती है, जो हाइपोथेसिस होती है वो अवलोकनीय होनी चाहिए और स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियर भी होनी चाहिए। तो जो नहीं है कि जहाँ पे कहा कि अनुभवजन्य रूप से सत्यापित नहीं है, तो एम्पिरिकल टेस्टेबल होनी चाहिए। तो जो नहीं है वो आंसर क्या है? इट मे नॉट बी एम्पेरिकल टेस्टेबल। क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है? वो कंसेप्चुअल क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक हो, टेस्टेबल होनी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उससे रिलेट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ऑब्जर्वेबल थिंग्स होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर कंटेंट एनालिसिस। अंतः वस्तु विश्लेषण के लिए जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उनमें से कौन सा तथ्यों का स्रोत नहीं है? जो इसमें दिए गए हैं स्रोत, दिए गए हैं, सोर्सेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है जब हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं? डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फिल्म कंटेंट और ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं ये कंटेंट एनालिसिस की हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एक वास्तविक व्यवहार को उसी समय के उसी टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है, व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो जो कंटेंट एनालिसिस के सोर्सेस होती हैं वो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, पहले से रिकॉर्ड किए गए होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है, प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मटेरियल होता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आ गया, ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, लेटर, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। रिकॉर्ड्स में गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, सेंसस डाटा होता है। फिल्म कंटेंट में मूवी, टीवी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। न्यूज़पेपर, स्पीच, डायरी, सोशल मीडिया पोस्ट, सॉन्ग लिरिक्स, ये सब क्या हैं? कंटेंट एनालिसिस के सोर्सेस हैं, यहाँ से उनको एनालाइज किया जा सकता है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो एक प्राइमरी डाटा होता है, उसको उसी समय, प्रेजेंट समय में उसका व्यवहार को देखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। विच पैराडाइम रिलेट टू द वर्क्स ऑफ मैक्स वेवर वट दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा पैराडाइम है जो मैक्स वेवर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित करता है? तो मैक्स वेवर का पैराडाइम कौन सा है जो उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए यूज किया है? क्रिटिकल पैराडाइम, इंटरप्रेटिव पैराडाइम, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, मॉडर्निस्ट पैराडाइम। ये है इंटरप्रेटिव पैराडाइम।
मैक्स वेबर ने वेरेस्टेन अप्रोच दी है, वेरेस्टेन का कंसेप्ट दिया है, जो कि एक इंटरप्रेटिव पैराडाइम है, जिसका मतलब है कि एक्शन को समझना, सोशल एक्शन जो होते हैं उनके मीनिंग को समझना। वेरेस्टेन का मतलब है समझना, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। जो सोशल एक्शन इन्होंने कंसेप्ट दिया है, सोशल एक्शन होते हैं, तो उसके पीछे क्या मीनिंग है, वो क्या है, वेरेस्टेन है। तो फोकस जो है इसका सब्जेक्टिव मीनिंग भी होता है, जो कर्ता जिस एक्शन को कर रहा है, जो इंटरेक्शन हो रही है, उस कर्ता का क्या मीनिंग था, उसने वो एक्शन का उस रिएक्शन क्यों दिया, तो उसका सब्जेक्टिव मीनिंग देखना, उसका सब्जेक्टिव मीनिंग देखना। और इसी से सोशल रियलिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन से ही जो हम इसका अर्थ लगाते हैं उससे क्या होती है, सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, इंटरव्यूज़ में, क्वालिटेटिव मेथड्स में यूज़ होता है, इंटरव्यूज़ में, ऑब्जर्वेशन में, केस स्टडीज़ में। वेबर का मेजर वर्क क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट थ्योरी। सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है, सिद्धांत के संदर्भ में। इट इज एन abstraction फ्रॉम observed reality. It fails to explain social phenomena. It fails to establish causal relationship. It is a set of unrelated proposition. अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता अनरिलेटेड तो ये सही होता रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड प्रपोजिशन होता है सेट का। इस्टेब्लिश, ये कॉजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे फेल लिखा है इसलिए ये गलत हो रहा है। यहाँ पे भी फेल लिखा है क्योंकि ये सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रियलिटी, कि जो अवलोकन किया गया है उसका वास्तविक, जो अवलोकित किया गया मतलब ऑब्जर्व किया गया उसका मूर्तिकरण होता है। थ्योरी जो होती है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्शन होती है फ्रॉम ऑब्जर्व रियलिटी से। इसमें इसके जो फंक्शन है वो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, प्रेडिक्शन और फिर कंट्रोल किया जाता है। दुर्खिम ने जो सुसाइड थ्योरी दी है उसमें इसका यूज़ हुआ है कि पहले ऑब्जर्व किया, फैक्ट को ऑब्जर्व किया है, फिर वो पैटर्न दिया, अब्स्ट्रैक्ट पैटर्न दिया है सुसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सा एकल अध्ययन का लाभ, एडवांटेज है, केस स्टडी का एडवांटेज क्या है। फर्स्ट है, लिटिल एविडेंस फॉर साइंटिफिक जनरलाइजेशंस, मेक्स इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल, पर्सनल व्यूज ऑफ रिसर्चर्स इन्फ्लुएंसेस फाइंडिंग्स, लैक्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। आंसर सेकंड है, मेक्स इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल। जो केस स्टडी है उससे हम जो डेप्थ की स्टडी कर पाते हैं, गहराई में उसके बारे में जान पाते हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं केस स्टडी में। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको अच्छे से जान पाते हैं। हाइपोथेसिस भी बनाने के लिए जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के लिए यूज़फुल होता है। और इसमें जो ट्रायंगुलेशन डाटा यूज़ होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डाटा को यूज़ किया जाता है केस स्टडी मेथड में। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ मॉडल्स इन सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है। फर्स्ट है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, एन आइडल टाइप, systematic conceptualization of interrelated elements, set of proposition derived from imaginations. आंसर 3 है, सिस्टमेटिक कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटरलेटेड एलिमेंट्स। ये सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का एक उपयुक्त अर्थ है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है, सिस्टमेटिक एक सरल तरीके से बताता है। मॉडल जो होता है वो सरल तरीके से बताता है और इंटरलेट होते हैं, एक दूसरे से रिलेट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पार्सन ने एजिल का मॉडल दिया तो उन्होंने सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बनाया, चार जो AGIL चार तरह के जो एलिमेंट्स बताए हैं वो एक दूसरे से इंटरलेट हैं, फंक्शनल इंटरलेट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कितने टाइप्स का होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, ग्राफिकल मॉडल्स, कंसेप्चुअल मॉडल्स। और जो मॉडल्स होते हैं वो एनालाइजेबल होते हैं, जो जिस जिस वास्तविकता को बताना होता है उस वास्तविकता को संगठित करके, मतलब ऑर्गेनाइज करके, उसका एनालिसिस करके प्रस्तुत करते हैं। व्हाट इज द की कंसिडरेशंस इन डिस्कोर्स एनालिसिस विद इन सोशल रिसर्च।
सामाजिक अनुसंधान में डिस्कोर्स विश्लेषण का मूल विचार क्या है? डिस्कोर्स विमर्श जो विश्लेषण है उसका मूल अर्थ क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, emphasis on analysis of language in use, exclusion of cultural context, strict adherence to predetermined categories. आंसर इसका सेकंड है emphasis on analysis of language in use. प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पे जोर दिया है डिस्कोर्स में। सामाजिक अनुसंधान में जो मूल विचार है डिस्कोर्स का वो प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पे है कि जो सामाजिक संदर्भ में भाषा का उपयोग होता है तो उससे भाषा का उपयोग होने से फिर क्या अर्थ निकलता है, उस कैसे अर्थ का निर्माण होता है। इसके मुख्य जो विचारक हैं वो मिशेल फूको हैं। मिशेल फूको ने डिस्कोर्स का ये कंसेप्ट बताया है कि जो विमर्श है वो ज्ञान शक्ति की प्रणाली के रूप में है। जो विमर्श है डिस्कोर्स है जो हम मीनिंग निकालते हैं भाषा के द्वारा वो ज्ञान शक्ति की प्रणाली के रूप में है। कैसे भाषा के माध्यम से जो शक्ति संबंध होते हैं वो कैसे निर्मित होते हैं, कैसे बनते हैं भाषा के माध्यम से। जैसे जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भाषा के द्वारा ही विश्लेषण करते हैं तो कैसे विश्लेषण करते हैं, जैसे राजनीतिक भाषण में भाषा का उपयोग हुआ तो उसका क्या मतलब निकला। टेक्स्ट मीडिया मीडिया जो टेक्स्ट होता है, इंस्टीट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका भाषा के द्वारा ही इसको विश्लेषण किया जाता है। ये है डिस्कोर्स। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरीज, थ्योरी का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अनऑब्जर्व्ड रियलिटी, कॉजल एक्सप्लेनेशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, कल्चरल एम्बिवेलेंस। आंसर इसका बी है, कॉजल एक्सप्लेनेशन। थ्योरी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो थ्योरी है वो कॉजल बताती है तो ही वो उसका इफेक्ट बताती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करती है। क्योंकि थ्योरी में ये फिनोमिना जो बताती है कि वो क्यों हुआ, क्या कारण था उसका, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसके साथ रिलेशनशिप है, तो ही वो एक्सप्लेन करती है। बिना कॉजल के वो सिर्फ डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन नहीं करती। और इसमें जैसे आर के मार्टन ने थ्योरी दी है, मिडल रेंज की थ्योरी है, इसमें भी कॉजल एक्सप्लेनेशन दिया है। उसने दुर्खिम ने भी आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कारण क्या बताया है? सामाजिक एकता को, कि सामाजिक एकता के कारण अगर सामाजिक एकता में कमी आती है तो आत्महत्या की दर जो है वो बढ़ती है। सामाजिक एकता में मजबूती आती है, अगर एकता में मजबूती है तो आत्महत्या की दर जो कम होती है। तो उन्होंने इस कारण को आत्महत्या की जो दर बढ़ने का है उसमें प्रभाव देखा। तो जो कोई भी सिद्धांत है उसमें कारण कि जो कारण है उसका कारण के कारण ही जो कारण है उसके कारण व्याख्या जो है वो की जाती है। ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका कारण देखा जाता है फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा वो देखा जाता है सिद्धांत का व्याख्या करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। नोट पूछा है यहाँ पे, कौन सी एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता नहीं है। Based on judgment, conceptually clear, related to available techniques, related to a body of theory। तो ये तीनों ही हैं जो कि हाइपोथेसिस की गुड हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, जो टेक्निक्स उपलब्ध हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए और थ्योरी से संबंधित होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन जजमेंट ये नहीं है, इसलिए आंसर यही है कि ये जजमेंट के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस है वो गुड्डे और हट ने दी है, गुड्डे एंड हट ने दी है हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस कि ये कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, स्पेसिफिक हो और जो टेक्निक्स जो टूल्स हैं एग्जिस्टिंग टूल्स हैं वो टेस्टेबल होनी चाहिए और ये थ्योरी से रिलेटेड हो। सो फ्रेंड्स थैंक्स, ये थे आज के क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप का ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।